नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। तुम्हें जल से जलाएंगे, ये कह रहा है भारत पाकिस्तान से सिंधु नदी को लेकर जिस तरीके से पुनर्विचार करने की लगातार बात कही जा रही है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आगे आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये भी कहा गया और ये भी कयास लगाए गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तक किसी भी ट्रीटी को न तोड़ने वाला भारत, जिसकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इमेज बड़ी साफ सुथरी है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो या फिर पाकिस्तान फिर से चिल्लाना शुरू करे, रोना शुरू करे, मानवाधिकार के तमाम आलापों को रागना शुरू करे। लेकिन आपको बता दें कि इसका भी फायदा पाकिस्तान को नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान असलियत में है क्या और भारत क्यों जवाब देने के लिए तैयारियां कर रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बात इस पर भी होगी कि कितना व्यवहारिक है ये फैसला और साथ ही साथ इसके बाद पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उसको ढूंढो, पकड़ो, पीटो, गलती किसने की? पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह। जिस मुल्क की वजह से पाकिस्तान के घरों में चिराग जलते हैं, जिस मुल्क का पानी पीकर पाकिस्तान के बच्चे बड़े होते हैं, उसी देश पर पाक की नापाक साजिश का अब गला घोंट दिया जाएगा। अब पाकिस्तान का एक एक बच्चा पानी के लिए तरसेगा। पाकिस्तान के बड़े हिस्से को रेगिस्तान बनने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान पर नकेल कसने की ठान ली है। भारत सरकार 56 साल पुराने सिंधु जल संधि को खत्म कर सकती है। अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान की आधी आबादी तो प्यास से ही मर जाएगी। पाकिस्तान ने जैसे हमारे सेना के जवानों को मारा था, अब भारत उन हर जवानों का एक एक कर हिसाब चुकाएगा। भारत के इस कदम से पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ को अपनी औकात का पता चलेगा। इस संधि में व्यास, रावी, सतलुज, सिंध, चिनाब और झेलम नदियों के पानी का दोनों के बीच बंटवारा होता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सितंबर 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इन नदियों का करीब 81% पानी पाकिस्तान के हिस्से में आता है और करीब 19% पानी भारत के हिस्से में आता है। भारत ने अब तक इस नदी पर कोई बांध नहीं बनाया है, जबकि तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने कई बांध बना रखे हैं। अगर भारत भी पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नहीं देता है और उसी पानी से अपने देश के लोगों के लिए बिजली बनाए, तो भारत में बिजली संकट से काफी हद तक निपटा जा सकता है। कमजोर अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान में खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। भारत अब कायर पाकिस्तान को नाकों चने चबवाने की सोच चुका है। जिस देश की गोली हमारे सैनिक खाते हैं, उसी देश को पानी देना बंद कर देना चाहिए। बहुत हुआ अब लुका छुपी का खेल, अब लड़ाई आंख में आंख डालकर होगी। भारत ने अगर इस समझौते को रद्द कर दिया तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसा करने से पाकिस्तान को भारत की हर शर्त मानने पर मजबूर होना पड़ेगा। पिछली कांग्रेस की सरकारों में किए गए सिंधु समझौते से जम्मू कश्मीर को हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब अब साफ है, अब न खून बहेगा न गोली चलेगी, लेकिन तबाही का मंजर पाकिस्तान देखेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो इस तरह की जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, पुनर्विचार की जो बात चल रही है, पाकिस्तान के लिए वाकई में परेशान करने वाली है। आपको बता दें कि 1960 में यह समझौता हुआ था। वहां के राष्ट्रपति अयूब खान और हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू के बीच कहा यह भी जा रहा है कि सिंधु नदी का जो पानी है वो जीवन देता है पाकिस्तान को। अगर उसे रोक दिया गया तो पाकिस्तान के लिए दूभर हो जाएगा जीना, क्योंकि गंगा नदी से भी बड़ी है सिंधु नदी। 19 सितंबर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच यह समझौता हुआ। पंजाब से बहने वाली ब्यास, रावी और सतलुज पर आपको बता दें कि यह समझौता किया गया था।
19 सितंबर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री ने समझौता किया था, राष्ट्रपति ने उनके हस्ताक्षर किए थे और तब से ये ट्रीटी लगातार जारी है। एक बार भी भारत सरकार ने इसका उल्लंघन करने की सोची तक नहीं है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी है कि इसके बारे में पुनर्विचार किया जाए। ये 6 नदियां हैं, 3 नदियां जिनका पानी भारत को मिलता है, वहीं वो 3 नदियां जिनका पानी पाकिस्तान को मिलता है। पूर्वी जो नदी हैं वो सतलुज, रावी और ब्यास है। पश्चिमी नदियों में आते हैं सिंधु, चनाब और झेलम और इसका 80% पानी भारत से पाकिस्तान को जाता है। सिर्फ 20% पानी इस समझौते के हिसाब से भारत को इस्तेमाल करने का अधिकार है। लेकिन अब आवाजें उठाई जा रही हैं कि क्यों हमारा जम्मू कश्मीर सालाना 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान सहे। इस पानी को रोकिए। तो सिंधु बेसिन की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, पूर्व और पश्चिम। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो 2060 में संधि हुई थी और अब कहा जा रहा है कि अब हमें जरूरी है कि इस पे पुनर्विचार किया जाए, इंडस वैली ट्रीटी को तोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को इसी तरह से सबक सिखाया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जे.आर. सरन हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारे साथ हैं नुसरत अमीन, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर एस.के. दत्ता भी हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी जे.आर. सरन, आप क्या सोचते हैं, अगर इस ट्रीटी को तोड़ा जाए तो किस तरह के हमें आगे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और जो उम्मीद हम कर रहे हैं क्या वो होगा? देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा मेरे समझ से, क्योंकि हम गोली का जवाब पानी से देंगे। आपने हमारे लोगों के खून के छलनी किए जी, और हम आपको पानी रोक के त्राही त्राही करेंगे। हमारे यहाँ तो 17 जवान मारा गया, 17 परिवारें बाधित हुई, लेकिन आपका 17 लाख क्या 17 करोड़ पॉपुलेशन बाधित होगा। तो इसलिए ये होना ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि आज के स्थिति में इस संसार में कोई भी ऐसा देश है जो इसको मना करेगा या ये पाकिस्तान के फेवर में कहेगा कि ये मत करो। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूं कि ये एक अंतिम निर्णय होना चाहिए, और क्योंकि ये इंसानियत से कहीं ना कहीं जुड़ा है। ऑलरेडी पाकिस्तान में अगर आपको पता हो तो खाने की लालत पड़ी हुई है। आपकी एक रिपोर्ट में भी मैंने इस वर्ड की जिक्र सुनी है। तो इसलिए वहां की आम जनता को बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो सियासतगन है उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि भारत पे आप हर चीज़ के लिए निर्भर हैं, और फिर भी आप आंख दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। विदेशी मामलों के जानकार एस.के. दत्ता भी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नुसरत अमीन भी हैं, जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नुसरत अमीन, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूँगी। जिस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियों को अभी तक हमने देखा है, और जिस तरीके से भारत बार बार चीख चीख कर कहता रहा है कि हम आतंकवाद से बहुत परेशान हैं, इतना ज़्यादा हमें परेशान न किया जाए, और हम देख भी रहे हैं कि 1960 से लेकर आज तक ये संधि बहुत आसानी से चली आ रही है। इसको तोड़ने के बारे में भारत ने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन अगर इस संधि को, इस ट्रीटी को तोड़ा गया तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा? सीधी सी बात है कि अगर पानी के मामले के ऊपर कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है तो जाहिर है नुकसान क्यों नहीं होगा। अब नुकसान जो है वो 20 करोड़ लोगों को होता है या 1 करोड़ लोगों को होता है, वो नुकसान रावी के दोनों तरफ बसने वाले लोगों को होता है या सिंध के ऊपर इंडस रिवर के ऊपर डिपेंड करने वालों पर होता है, कितना होता है ये तो एक अलग बहस है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, देखें इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। इस इंडिया की इस मूव को या इंडिया की इस प्रपोज्ड मूव को, मुझे नहीं पता ये प्रपोज्ड है भी या नहीं, या ये सिर्फ इस डिस्कशन का हिस्सा है। देखिए, या तो ये होगा कि मंत्रालय इस पे बार-बार पुनर्विचार कर रहा है, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें 2 बातें, 2 तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है जी। एक तो इस तरह के इंडिया ने अगर ऐसा कर दिया, इंडिया ऐसा करेगा या नहीं, एक तो ये सवाल है। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये बनता है कि इंडिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले सवाल का तो जवाब मैं समझता हूँ कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा। विचार होने दें, मीटिंग्स होने दें, आप देख लीजिएगा रिजल्ट यही आएगा। आइदर आउट ऑफ सम पॉजिटिव जेस्चर्स और व्हाटएवर, इंडिया का फैसला ये होगा कि वो ऐसा ना करे जी। नंबर 1। नंबर 2 ये कितना जानते हैं आप अगर वो हाँ जी, मैं नहीं, ये मैं जानता नहीं हूँ, ये मैं तज्जिया एनालाइज कर रहा हूँ।
मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं एनालाइज कर रहा हूँ। इसलिए मैंने हो कहा कि सकता है इतने मेरा लंबे समय से आपने देखा है ना कि किस तरीके से भारत का रुख रहा है, तमाम चीजों के होने के बावजूद भी भारत ने किस तरीके से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अभी भी पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो कम से कम भारत का जो जेस्चर रहा है अभी तक, उसको देखने के बाद आपने ठीक एनालाइज किया है आपके हिसाब से? मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि आउट ऑफ एनी पॉजिटिव जेस्चर और अप्रोच और व्हाटएवर द रीजन इज, जी, इंडिया ऐसा नहीं करेगा, मुझे ये लगता है और मेरी उम्मीद है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हो जाता है तो क्या होगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूं और मैं ये बिलीव कर लूं कि जी पाकिस्तान के बारे में जो भी इल्ज़ाम लगाया जाता है वो ठीक है, तो फिर मैं ये समझूंगा कि सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इंडिया ये मूव करेगा, सारा वो प्रेशर शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ आ जाएगा। पाकिस्तान के बारे में आप फिर भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी रही है कि पाकिस्तान सुपर पावर समेत बहुत सारी कम्युनिटीज़ के, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के प्रेशर एब्जॉर्ब करता रहा है, उनको झेलता रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया की ये रिवायत नहीं है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से, उसका इंडिया को बहुत पास है। पाकिस्तान को इतना हो ना हो, इंडिया को बहुत पास है। तो मेरे ख्याल वो जो अचानक 1 सेकंड के अंदर वो जो सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा, तो मेरे ख्याल इंडिया को उसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद इंडिया के पॉइंट्स नेगेटिव हो जाएं। ठीक है, ठीक है नुसरत अमीन, बने रहे आप हमारे साथ डॉक्टर एस के दत्ता भी हैं। डॉक्टर एस के दत्ता ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इमेज है भारत की, और भारत के बारे में कहा जाता रहा है कि आज तक इस संधि को पुनर्विचार तक नहीं किया गया, तोड़ने के बारे में तो छोड़ दीजिए, और शायद इसी वजह से नुसरत अमीन जो कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक भारत का रुख इस तरीके का नहीं रहा। मेरा सवाल ये कि जो इंडिया की रिवायत रही है, जिसके बारे में नुसरत अमीन भी कह रहे हैं, कि क्या वाकई में इंटरनेशनल प्रेशर भारत की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अब अच्छे तरीके से जानती है कि आखिर पाकिस्तान है क्या। भारत के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर की दबाव आने की जहाँ बात आती है, अगर सिंधु जलधारा का समझौता अगर भारत तोड़ देती है या फिर इससे अगर पुनः विचार करती है या फिर समीक्षा करती है, मैं नहीं मानता हूँ कि भारत के ऊपर किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी आज के डेट में लगातार जिस हिसाब से पाकिस्तान भारत के अंदर नरसंहार करवा रहा है आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से, और हाल ही में जिस तरह का खतरनाक हादसा पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने किया है उरी के ऊपर, उससे पहले पठानकोट और तमाम ऐसे इतिहास है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है। उसके बाद पाकिस्तान आज के डेट में कहीं ना कहीं पे अलग थलग पड़ चुका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में। पाकिस्तान आज के डेट में कहीं ना कहीं पे अलग थलग पड़ चुका है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में। संयुक्त राष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से पाकिस्तान को फटकार लगा है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से, जब उन्होंने क्लियरली बोला है कि बायलैटरल बेसिस पे तमाम जितने सारे विवाद है, सब विवादों को आप बायलैटरल बेसिस पे उस बातचीत कीजिए और उसका समाधान ढूंढ निकालिए। संयुक्त राष्ट्र इस पे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मैं मानता हूं कि उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का राजनीतिक गर्मागर्मी चल रहा है और विपक्ष जिस हिसाब से पाकिस्तान के वजीर आजम को या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से आड़े हाथ ले रहे, आज के डेट में पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे अलग थलग पड़ गया है। ये जो सिंधु ट्रीटी, जलधारा ट्रीटी की बात जो कल भारत के विदेश सचिव ने कहा है और उस पे जो उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दिया है कि इस पे पुनः विचार हो सकती है, आप अगर गौर किए होंगे तो पाकिस्तान ने उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदला है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो है और सत्ताज अजीज साहब जो है, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आज तो सरेआम इतना तक कह दिया कि पाकिस्तान बिना शर्त अनकंडीशनल बातचीत करने के लिए तैयार है। ये एक यू टर्न नहीं है तो क्या है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की तरफ से बहुत बुरी तरह से दबाव है और भारत ने जिस हिसाब से पुख्ता सबूत के साथ सारी चीज़ों को प्रामाणिक वे में साबित किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी उस प्रमाण को कहीं ना कहीं सटीक मानता है और सही मानता है। और इसीलिए आज के डेट में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है।
जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अलग थलग पड़ने के बाद सीधा सीधा भागा चीन के पास, चीन के प्रेसिडेंट के पास, और वहां पे जिस तरह की झूठी रिपोर्ट पाकिस्तान के मीडिया ने की थी कि चीन के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कश्मीर वाला मुद्दा पे पाकिस्तान के साथ देने का, और उसका जो खंडन चीन के विदेश मंत्रालय ने किया है ये कहते हुए कि आपस में मामला सुलझाना चाहिए बायलैटरल बेसिस पे तमाम जितने सारे इश्यूज है, और इस पे चीन किसी तरह की मदद नहीं कर सकती है। जिस हिसाब से उरी में चीजें हुआ है और तमाम जिस तरह के नरसंहार और आतंकवादी गतिविधि भारत के अंदर पाकिस्तान ने किया है, उससे कहीं ना कहीं चीन भी चिंतित है। तो ये बयान के बाद आज के डेट में तो ये जो आइसोलेशन जो है ना पाकिस्तान का, ये आइसोलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है पाकिस्तान का। ठीक है, कल को अगर भारत सरकार अगर इस पे अगर समीक्षा करती है इस ट्रीटी को लेके, और उसके बाद अगर ये नतीजा पे भारत सरकार अगर आती है कि नहीं इस ट्रीटी को अभी फिलहाल स्थगित रखते हैं, तो दो चीजों पे इसका सीधा असर पड़ेगा। एक तो है कि आपके जो जलधारा की जो बंटवारा हुआ है जिसपे सिंधु, आपके चेनाब और झेलम नदी का 80% पानी पाकिस्तान में जाता है, और किशन गंगा जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहां पे जो डैम है उससे जो पानी छोड़ा जाता है, और बगलीहाट डैम से जो पानी छोड़ा जाता है वो पानी छोड़ना बंद हो जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेके बावलपुर, पंजाब, सिंध, तमाम जितने सारे जो प्रदेश है पाकिस्तान पे जहाँ पे बाकायदा इस पानी का इस्तेमाल होता है पीने के लिए और कृषि के लिए, वो कहीं ना कहीं पे एक तरह से पूरा अकाल पड़ जाएगा, और पाकिस्तान के जो जनता है, पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। पाकिस्तान का इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगा। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स की धमकी दे सकती है, तो भारत अगर इस ट्रीटी के बारे में समीक्षा की बात अगर करती है तो भारत ने कौन सा गुनाह कर दिया? नुसरत अमीन, देखें शशि, बात ये है कि अभी कल एक बात हो रही थी आपके प्रोग्राम में, उसका जवाब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिलना शुरू हो गया है मुझे। पहले भी मेरा एक हंच तो था कि कुछ इस तरह के मामलात होते होंगे। देखिए, मैंने एक सवाल ये किया था कि इंडिया को मैं एक बहुत कैपेबल मुल्क समझता हूँ। इंडिया को एक बहुत, यानी चाहे व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, आइदर पावर, मिलिट्री पावर, मतलब एवरीथिंग। कमजोर होना तो नहीं है ना नुसरत अमीन? नहीं, मेरी बात सुन लेना जी। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो मैंने एक सवाल ये किया था, इतनी ज्यादा कैपेबल होने, इनके डिप्लोमेट्स बहुत ट्रेंड है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और इनको एक अरसा हो गया सियासत करते हुए। कांग्रेस एक पार्टी है इंडिया की, 130 साल हो गए उसको बने हुए। फिर एक बीजेपी है जो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री है पूरी। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इतनी कैपेबिलिटी के बावजूद क्या वजह है कि बायलैटरल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया पाकिस्तान से, या पाकिस्तान को नेगोशिएशंस पर नाराजगी करने पर नाकाम रहा, या पाकिस्तान को ये बात समझाई नहीं। देखिए, दो मेहमान हैं जो जवाब देना चाहते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, और बात किससे करें? नवाज शरीफ से, राहिल शरीफ से, ISI के प्रमुख से, या फिर जो वहां पर तमाम आतंकवादी संगठन है उनके कमांडर से? मैंने एक इंतहाई ड्रैग्ड स्पीच सुनी है एक साहब की, तो मेरा जरा काम की बात भी सुन लें। अच्छा ठीक है, सुनाएं। ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं होता? जवाब दिया मैंने। अब देखिए अब मैं किसी चीज को एविडेंस के तौर पे नहीं पेश कर सकता। मैं जिन साहब का नाम लूंगा वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम था ट्रैक 2 के मास्टर थे पाकिस्तान की तरफ से। कैसे हो सकती है मिस्टर नुसरत अमीन? मेरा आपसे सवाल ये है कि बायलैटरल बेसिस पे बातचीत कैसे हो सकती है जब आपके मुल्क लगातार हिंदुस्तान के ऊपर रक्तपात करवाए, आपके मुल्क लगातार हिंदुस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक करवाए, इस तरह का घिनौनी काम करे, उसके बाद आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि भारत पाकिस्तान को बायलैटरल बेसिस पे मनाएगी बातचीत के लिए? आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपके ऊपर सीधा वो जवाब बनता है कि आप माहौल इस तरह का बनाइए और शांति इस तरह का बनाइए साउथ एशिया में कि भारत आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो और इच्छुक हो। आप लोग तो मौका ही नहीं देते हैं। जब भी भारत बार बार कोशिश करती है बातचीत करने के लिए, शांति वार्ता आगे लेके जाने के लिए, आपके प्रधानमंत्री, आपके मिलिट्री, आपके ISI कुछ ना कुछ गंदगी भारत के जमीन के अंदर फैलाते हैं। उसके बाद आप अपेक्षा करते हैं कि भारत आपको मनाए और आपको कहे कि आप
बातचीत करने के लिए तैयार होइए। मिस्टर दत्ता, ये संभव नहीं है। मिस्टर दत्ता, गन्स के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। हाथ में गान लेके, तलवार लेके आप चाहते हैं कि भारत आपके साथ बातचीत करे? ये तो कोई अंधा आदमी भी नहीं करेगा इस तरह के बातचीत। नुसरत अमीन से जवाब ले लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी, जवाब ले लेते हैं जरा उनसे भी। नुसरत अमीन जी, मुझे लगा वो आवाज़ खामोश हो गई अब, जो बहुत तेज़ आ रही थी, तो मैंने लगा लिया हेडफोन। मैंने पिछले 1 मिनट कुछ नहीं सुना है, ना मुझे सुनना है। देखिए जी, नुसरत अमीन, वही कड़वी सच्चाई है जो आप मिस कर गए। हाँ, नहीं सुना, मैं नहीं सुनना चाहता। देखिए, इंडिया की ये आप सुनना नहीं चाहते ना, सच्चाई आप सुनना नहीं चाहते। सच्चाई अगर आप सुनेंगे तो स्क्रीन से आप भाग जाएंगे उठ के। सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है आपकी, इसलिए सच्चाई का मुकाबला भी नहीं कर सकते आप। मिस्टर दत्ता, सुन लेते हैं, अब उनका जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि सच में वो सुन नहीं रहे हैं। नुसरत अमीन जी, सुनाई आपको सब पड़ रहा है। नुसरत अमीन, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? नुसरत अमीन, अपना हेडफोन आप पहन लें, और हेडफोन जब पहन लेंगे तो फिर से हम जवाब आपसे सवाल पूछेंगे। बाकी के 2 मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जिया शरण, तो सच में पूछा जा सकता है कि आखिर बातचीत कैसे की जाए। नुसरत अमीन का सवाल मुझे जायज़ लगा कि अगर भारत पूरी तरह से कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों में, तो बात क्यों नहीं हो पाती है पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल कि बात किससे करें? आर्मी से बात करें, राहिल शरीफ से यानी बात करें, या उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उससे बात करें, आतंकवादियों के जो कमांडर्स हैं उनसे बात करें, जो ISI का चीफ है उससे बात करें? बात किससे करे भारत सरकार, पता तो चले। आपके पास हमेशा एक स्ट्रांग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। हाँ, आपके पास बहुत पावरफुल, बहुत कैपेबल इंटेलिजेंस एजेंसी है जी। आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके पास डिप्लोमेट्स हैं। पाकिस्तान में किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी, ये मामला तो बहुत सालों पहले इंडिया जैसा कैपेबल मुल्क सुलझा सकता था। यहाँ तो मुझे लगता है कि कोई मसला आना का है। दूसरा मसला मुझे एक और लगता है, देखिए आप देखिए इशू है क्या। मैं नियाज़ नाइक साहब मरहूम का जिक्र, पता नहीं जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी कहीं भी किसी बात को कोट करना चाहिए या नहीं, जर्नलिस्टिकली शायद इतना ठीक नहीं है, फिर भी यहाँ मैं मजबूर हूँ। एक बार मैंने उनसे पूछा इस्लामाबाद में, मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम रही है हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की निगोसिएशंस में, तो उन्होंने बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं। मैंने कहा इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं, ना मुझे कुछ लिखना है ना बताना है, आप मुझे वैसे ही बताएं। तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें बताई, पाकिस्तान की तरफ से भी बताई और इंडिया की तरफ से भी। उसमें मैं 2 बातों का जिक्र कर सकता हूँ, एक पाकिस्तान की और एक पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी जब उनके सामने बैठते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मजहबी आदमी बैठा हुआ है, और जब इंडियंस, ये 40% रीज़न ये है, और 60% रीज़न जो फेलियर है वो होता है इंडियन एरोगेंस की वजह से, इंडियन ईगोस की वजह से। तो इस वजह से ये मामले कभी, ये उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने गलत कहा था, सही कहा था, खुदा मुझे माफ़ करेगा, लेकिन किसी डेड मैन को जो अब इस दुनिया में नहीं है। नुसरत अमीन, जो आप कह रहे हैं मुझे बिल्कुल सच बता रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आप ही से सवाल पूछ लूं, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, अगर ये एरोगेंसी होती तो आप देखिए जरा, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो किस तरीके से एक हाथ बढ़ाया गया था पाकिस्तान की तरफ, जिसके बारे में भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निंदा भी करते हैं कि आखिर उस पाकिस्तान की तरफ आप हाथ बढ़ाकर क्यों आगे चले गए, जिसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नस नस को पहचानते हैं। जिस सरकार ने कोशिश की उसे किस तरह से मुंह की खानी पड़ी हम सब देख रहे हैं। मैं इस पर भी बात करूंगी और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे आप हमारे साथ। उसको ढूंढो, पकड़ो, पीटो, गलती इसने की, पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह ढूंढो, पकड़ो, पीटो, गलती इसने की, पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह पानी मिले ना मारो ऐसी जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर सिंधु नदी को रोका गया, अगर पानी जो पाकिस्तान को जाता है उसे रोक दिया गया, जो 1907 की ट्रीटी है उसे अगर रद्द कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो क्या हालात पैदा होंगे पाकिस्तान में, और क्या इसे कर पाना इतना आसान होगा भारत के लिए। और जिस तरह से लगातार पूछा जा रहा है कि विस्थापन से लेकर के पानी कहाँ स्टोर किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है भारत सरकार के लिए। लेकिन विकास स्वरूप की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि इसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने हमारे साथ। PK सहगल जी, मेरा पहला सवाल ये कि क्या ये आसान होगा? साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा भारत की तरफ से। जब पाकिस्तान हर संधि को तोड़ सकता है
तो हम इस संधि को क्यों नहीं तोड़ सकते? नहीं, अगर हम इसको ट्रीटी को तोड़े भी जी, ये फैसला ले ले तो उसको फैसले को लागू करने के लिए आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो पानी को संभालने के लिए। आप वेयर आर यू गोइंग टू स्टोर दी वाटर, और पानी को अगर स्टोर करेंगे तो डैम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। मेधा पटकर जी स्ट्राइक पे चली जाएंगी। मेरा पाटकर की बहुत चिंता है आपको। हजारों लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। यू हैव नो पॉलिसी टू सेटल दोज पीपल। सुप्रीम कोर्ट आपको इजाज़त नहीं देगा। अगर आप देखो तो अगर पानी पाकिस्तान का बंद करे, वहाँ हाहाकार हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, फैमिन हो जाएगा, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, वहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर उसको भी आपने बिजली पानी को भी रोक दिया, ये ट्रीटी जो है ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान के हित में थी, जहाँ पर 81% पानी उसको दे रहे हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, आप ट्रीटी को दोबारा नेगोशिएट कर सकते हैं। उस ट्रीटी के अनुसार जो वेस्टर्न रिवर्स थे उसमें बहुत बड़ी चीज़ें आपको दी हुई है एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटी। आप 5 मिलियन हेक्टेयर क्यूबिक फीट वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अभी तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है केवल 2.7 का। उस ट्रीटी के अनुसार आप 7.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई कर सकते हैं। आज तक आप 1 हेक्टेयर को भी नहीं कर पाए। तो पहले जो ट्रीटी के अनुसार आपका हक बनता है उसको तो जमाइए। फिर जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका भी पानी आप पूरा रोक नहीं पा रहे, वो पानी भी पाकिस्तान के अंदर कम से कम 10 से 15% जा रहा है। तो पहले उसको रोकने का तो कोशिश कीजिए, ताकि जो आपका पानी है वो भी पाकिस्तान में नहीं जाए। ये बड़ी बड़ी बातें हैं। इस समय लोग चाहते हैं कि ये जो सरकार है कुछ ठोस कदम करे। 1.25 बिलियन लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, सारे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ करें। ये डिसीजन से लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि इसको लागू करने में आपको 5, 6, 7, 8, 10 साल लग जाएंगे, लाइफ टाइम लग सकता है। और फिर आप देखिए, आप कर्नाटका और तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी कर्नाटका मानने के लिए तैयार पानी नहीं। की वजह से जहाँ SYL कैनाल है 20-25 साल से बनी थी, कैनाल सूखी पड़ी हुई है। पंजाब एक बूंद पानी नहीं देने के लिए तैयार हरियाणा को। दुनिया की 20% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, टोटल 4% वाटर रिसोर्स है हमारे पास। आने वाले समय में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक देश और दूसरे देश में लड़ाइयाँ होगी, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ पानी की वजह से। ठीक है जय शरण जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पर जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए, साथ ही साथ कुछ और पावर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए। और जो हमने बात की कि दिल्ली की, हरियाणा की और पंजाब और हरियाणा का जो झगड़ा है पानी को लेकर, वो समस्या हल हो सकती है। आपने कश्मीर के बारे में तो सुना ही होगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें उन्हें होती हैं और कितना ज़्यादा हज़ारों करोड़ का नुकसान वहाँ हर साल होता है। उससे हमें भरपाई हो सकती है, उससे हमें निजात मिल सकती है अगर हम इस पानी को रोकते हैं। तो देखिए, जैसे बोल रहे थे हमारे साथी जी सहगल साहब, सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। ठीक है, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, उस ट्रीटी को हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन रोक के आप बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, इस हथियार का हमें प्रयोग करना चाहिए। कम से कम बंदूक की आवाज़ और बंदूक की गोलियों का जवाब हम पानी से तो दे सकते हैं। इतना तो हम में हिम्मत है, और पाकिस्तान को समझना चाहिए इन बातों को। क्योंकि केवल ये गोली मारते जाएं, और 70 साल हो गया, आज भी आप हमारे एक स्टेट के बराबर हो, और आज भी आप हमें आंख उठा के दिखाते हो कि ये लो, आंख तर्रा के देखूंगा तुम्हें। किस हैसियत से, तुम्हारे पास क्या कैपेबिलिटी है? उनके खुद सीनियर पत्रकार कह रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी वीक है, हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। भैया, हमने थोड़ी वीक की है। जिस दिन आपको इंडिपेंडेंस मिला था उसी दिन हमारी मिली है। हमने अपनी डेमोक्रेसी मजबूत की, आप भी करो, आप भी अपनी ब्यूरोक्रेसी मजबूत करो। आपके नेता यहाँ आते हैं। आगरा में जब पिछली बार वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, आप लोगों को याद होगा, मुशर्रफ क्या करके गए थे? हम हर बार आपकी तरफ उंगली बढ़ाते हैं मित्रता की। इस बार सारा प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी उनके बर्थडे पे गए थे। क्या हुआ उसका? क्या हमें फायदा मिला? बावजूद एरोगेंट क्यों नजर आ रहा है भारत पाकिस्तान को? इसलिए कि हम बहुत नरम हैं। मैं तो सोचता हूं कि इस देश के केवल 2 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक पाठ सिखाया था, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उसके बाद हमारे देश में ऐसे रीढ़ के हड्डी वाले नेता नहीं पैदा लिए। मैं तो ये कहूंगा, नहीं तो पाकिस्तान की तो नामो निशान खत्म हो जाए। और ये आंख दिखाने की कहां से सवाल उठती है भाई? आप हमारे रोटी पे पलते हो, हम आपको एक स्पेशल इकोनॉमिक स्टेटस देते हैं, वो सब आप भूल जाते हो और आप हमारे ही लोगों पर गोली चलाते हो। पीके सहगल कुछ कह रहे हैं जी। मैं दावे से कह सकता हूँ, आपने एग्जाम्पल दिए लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उस समय दुनिया का माहौल अलग था। दोनों देश में से एक भी कोई न्यूक्लियर पावर नहीं था। आज दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं। इसके बावजूद आज आपके पास जो सरकार है, एक डिसाइसिव सरकार है, एक मजबूत प्रधानमंत्री है। गिवन द टाइम एंड
मुझे साफ तौर पे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कदम जरूर उठाएंगे जिससे बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आएगा कि जो वो कार्रवाई कर रहा है उसकी सजा तो उसको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। और ये सजा देने के लिए अनेकों और अपॉर्चुनिटीज हैं, अनेकों और तरीके हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इससे भी ज़्यादा कारगर है। एस के दत्ता कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। जी मिस्टर दत्ता, हम सुन पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, रखें अपनी बात। शशि, मेरा यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे कहना है कि पाकिस्तान के डेमोक्रेसी अगर सही नहीं है, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी अगर सही नहीं है, पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम अगर सही नहीं है, इकोनॉमी अगर सही नहीं है, तो क्या भारत दोषी है उसके लिए? आपने नहीं किया है ना सही। आप रक्तपात, नरसंहार, थियोक्रेसी, थियोलॉजी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, इन सब चीज़ों को दुनिया में आपने फैलाया है। इन सब चीज़ों पे आपने लोगों को कहीं ना कहीं पे आपने वहां के जनता को आपने ट्रेनिंग दिलवाया है। तो इसीलिए आप जो एक्चुअल चीजें हैं उन सब चीजों पे आप कमजोर हैं। इन सब चीजों को सुधारिए। क्यों मातम मना रहे कि भारत इन सब चीजों पे सक्षम है? भारत की इकोनॉमी अच्छी है, भारत की डेमोक्रेसी अच्छी है, भारत की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है, भारत के आर्म फोर्सेस अच्छे हैं, भारत के सेना के जो हथियार है वो अच्छे हैं, सोफिस्टिकेटेड है। हम लोगों ने इन सब चीजों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। आप लोगों ने तो सिर्फ बर्बरता की तरफ आप लोगों ने ध्यान दिया है। दोषी आप है उसके लिए। जहां बात आती है इस ट्रीटी को खत्म करने की, ये कोई ये नहीं कह रहा है कि इस ट्रीटी को खत्म कर देंगे या फिर इस ट्रीटी को खारिज कर देंगे। इस पे ये कहा गया है कि पुनः समीक्षा हो सकता है, इस पे रिव्यू हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में या फिर जब वार लाइक सिचुएशन होता है वहां पे बहुत ऐसे चीजें होते हैं जो एक मैसेज पहुंचाती है। जैसे लगातार पाकिस्तान कहती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी सेन सरकार जिसके पास थोड़ा भी सद्बुद्धि हो और बुद्धि हो वो कभी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरह से भारत ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ये कहते हुए कि इंडस ट्रीटी की समीक्षा हम लोग कर सकते हैं। और इस बयान के बाद जिस तरह की खलबली पाकिस्तान के अंदर मच गई है, और जैसे ही मैंने शुरू में कहा है कि गिरगिट की तरह पाकिस्तान ने रंग बदला है, आज के डेट में कह रहे हैं कि अनकंडीशनल बातचीत करने के लिए तैयार है। क्यों? जब उड़ी जब आप लोगों ने किया था तब आपको याद नहीं था अनकंडीशनल बातचीत की? तब आपको शांति वार्ता के बारे में याद नहीं था? तब आपको याद नहीं था कि भारत के साथ शांतिपूर्वक रहने की जरूरत है? अगर उस खुद के मुल्क का भी अगर तरक्की चाहिए, आज ये सब बातें क्यों कर रहे हैं वहां के प्रशासन और वहां की लीडरशिप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने जो सही बात अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा है, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने रखा है, और जिसकी बात की सुनवाई हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में, और सारे के सारे देश लामबंद होकर खड़े हुए हैं भारत के पक्ष में। पाकिस्तान पूरा अलग थलग हो गया है दुनिया के नजर में। उसके चलते आज वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपने किया करतूत के चलते ये माहौल खड़ा किया है। किसी भी देश के साथ पाकिस्तान का नेबरिंग देश के साथ शांतिपूर्वक माहौल नहीं है। ये पाकिस्तान वो हालात हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और झेल भी रहा है भारत। ये आज पाकिस्तान मजबूर हुआ है इस तरह के पैंतरेबाजी करने के लिए। नुसरत अमीन, आपने एक सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भारत एरोगेंट नजर आता है। हालांकि आपने 40% उस बात की बात कही, लेकिन सवाल तो ये कि भारत के प्रधानमंत्री आपने देखा नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पाकिस्तान की तरफ। बाद में पठानकोट के बाद हमने उरी हमला भी देख लिया। आप जरा ये बताएं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जिस पाकिस्तान को भारत की तरफ से प्राप्त है 1966 से हम कह सकते हैं, आश्वासन के बावजूद आज तक भारत उस लिस्ट में नहीं आया पाकिस्तान की। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा समझौता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, 2/3 जमीन पर साफ साफ फर्क नजर आने लगेगा, साफ साफ तबाही पाकिस्तान में नजर आने लगेगी। क्या इसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें बदलेंगी, कुछ बदलाव हमें दिखेगा? देखिए, पहली बात तो मैं पहले भी इस तरह की सिचुएशन हो चुकी है इस गुफ्तगू में जी। अभी हमारे एक दोस्त कुछ फरमा रहे थे कि अगर वो सिंतास मायदे 1960 को अगर रिवोक कर दिया जाए तो इंडिया पानी कैसे मैनेज करेगा। अभी ये पीके सहगल साहब हैं शायद इनका नाम जी। तो देखिए, हालांकि पीके सहगल साहब भी एक पेट्रियट इंडियन है, उनकी भी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के बारे में, वो भी नाराज होंगे शायद। लेकिन देखिए ना,
बात करने वाला एक विजनरी आदमी अगर बात कर रहा होता है तो आपका दिल चाहता है उससे बात करने का, उसको जवाब देने का और उससे सुनने का। उन्होंने एक बात की, वाकई हम बात रख लें समझ सकते हैं हम। हाँ नहीं, हालांकि ये भी मेरी मुखालफत ही करेंगे, मैं जो बोलूंगा उसको, और इनकी कहा तरफ से कुछ और उपाय खोजिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के, आपने सुना नहीं लगता है पूरा। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, देखिए जो उन्होंने दरियाओं को बंद करने के हवाले से, जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो मुखालिफ है पाकिस्तान के, फिर भी क्योंकि उन्होंने एक इंतहाई टेक्निकल बात की है, दैट मेक सेंस कि वो पानी कहाँ जाएगा। इंडिया, मैं जो केपेबल बात करता हूँ, आप समझती नहीं उस बात को। मैं केपेबिलिटी की बात करता ही इसलिए हूँ कि क्या आप मैनेज कर लेंगे वो, ये मुझे पता नहीं था, ये तो मुझे पीके सहगल साहब ने बताया। चलिए आपको एक और चीज पता चली, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से सरताज अजीज अगर किसी भी लेवल पर, अगर निगोशिएशन प्रोसेस के या डिप्लोमेटिक प्रोसेस के किसी भी लेवल पर किसी भी वजह से ये कहते हैं कि जी हम अनकंडीशनल बातचीत के लिए तैयार हैं, हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं और उससे पहले भी कह चुके हैं, अगर उन्होंने किसी भी लेवल पे किसी भी वजह से ये बात कही है तो क्या उस बात का मजाक उड़ाना चाहिए? ये डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इंतहाई नेगेटिव अप्रोच है। और मेरे ख्याल है कि नियाज ए नाइक साहब बिल्कुल ठीक कहते थे मरहूम, वो ये कि मेरे ख्याल है यही होता होगा, जैसे ही आमने सामने बैठते होंगे एक आदमी पाकिस्तान के इस अच्छे जेस्चर को भी, चाहे वो उसने प्रेशर में दिया है, चाहे उसने गुडविल जेस्चर में दिया है, उसका मजाक उड़ाया जाना, इगोइस्टिक बातें करना और एरोगेंस को मेंटेन रखना, यही जो अभी दोनों सवाल पूछना चाहते हैं, जो यहाँ हो रही है, मुझे लगता है जो गुफ्तगू यहाँ हो रही है उसी तरह बायलैटरल लेवल पे भी होती होगी, इसलिए नाकाम हो जाती होगी। जी शरण, मैं मिस्टर दत्ता मैं सवाल लूंगी आपसे जी। सरताज अजीज कोई मामूली शख्स नहीं है, वो एक बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, और अगर एडवाइज़र कोई लूज स्टेटमेंट कहते हैं तो आप कहते हो कि इसको नज़रअंदाज किया जाए, कैसे किया जा सकता है? दी एंटायर वर्ल्ड को क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि जो आपके मुख्य गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, वो जो सलाहकार हैं, वो बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देते रहते हैं आए दिन? क्या दुनिया उनकी तरफ ध्यान ना दे? क्या आपका अपना अवाम उनको ध्यान ना दे? आप खुद लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं कि उनकी स्टेटमेंट जो है एक किस्म के इमेच्योर स्टेटमेंट है और आप उसका मजाक मत उठाइए। हम तो मजाक उठाएंगे क्योंकि हर दूसरे दिन वो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, डर जाओ नहीं तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक जेस्चर बात कही है तो हम मजाक उड़ाने के बजाय उस चीज को अप्रिशिएट करें कि वो बातचीत करने के लिए बिना किसी शर्त के तैयार हैं। मिस्टर दत्ता मैं सवाल पूछूंगी आपसे, जिया शरण भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। नुसरत जी, मुझे मेरी एक छोटी सी सवाल है आपसे जी, कि अगर हम इतने एरोगेंट होते तो क्या हर भारत का प्रधानमंत्री आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है? वाजपेयी जी कारगिल बस लेके खुद बेचारे गए, पीछे से आपने कारगिल युद्ध कर दिया। मोदी जी आपके बर्थडे पे केक करने जाते हैं, पीछे आप पठानकोट और उरी कराते हैं। तो ये कहां से एरोगेंस हुई? ये कौन सी इसको आप कौन सी एरोगेंस कहते हैं? वाजपेयी जी के लिए मैं एहतजाज करता हूं, प्रोटेस्ट करता हूं, आप बेचारे का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। वो इंतहाई कामयाब पॉलिटिशियन है और वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन। पाकिस्तान के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजी रही, पाकिस्तान के साथ जो हमारी पॉलिसी रही, उसमें तो हम कामयाब नहीं हो पाए ना। हाँ, ये एक सवाल है। ये नहीं, उन्हीं से मिलने मुशर्रफ आए थे आगरा, और आगरा में मुशर्रफ क्या करके गए हमारे सामने है। क्या करके गए बता दो दे। नहीं तो क्या एरोगेंस हमारे में एरोगेंस थी या मुशर्रफ जी में एरोगेंस थी? देखिए, मुशर्रफ जी के बारे में इस वक्त उनके टेन्योर के खत्म होने के बाद और उनके खिलाफ मुकदमे साजी जो कुछ पाकिस्तान में हो रही है, उस सिनेरियो में उनके बारे में बात करना कितना वैलिड है, इस पे मैं बात नहीं कर रहा। फिर भी मैं आपसे ही कह रहा हूं कि उन्होंने क्या किया था, स्पेसिफिकली बताएं ना, क्या किया था, क्या गड़बड़ की उन्होंने? नहीं, आगरा समिट जो हुआ था, वाज इट सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, तो क्या गलती की थी मुशर्रफ साहब ने? तो यही तो गलती की थी, एरोगेंस वो दिखा के गए थे यहाँ। एसके दत्ता कुछ कहना चाह रहे हैं? जय शरण साहब बहुत देर से इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने आई कांटेक्ट नहीं किया। मिस्टर दत्ता बता रहे हैं, पीके सहगल भी बताना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर दत्ता आप जवाब दे दें, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी, हाँ जी दत्ता साहब, मैं कहता हूं कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया था, आगरा में इतना एरोगेंस दिखा के चले गए थे
आगरा से अपना विमान लेके, और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने कारगिल का षड्यंत्र रचा के कारगिल करवाया। मैं आपसे एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर या फिर एडवाइजर नवाज शरीफ के सत्तार अजीज जो आज के डेट में अनकंडीशनल बातचीत की बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल बातचीत की जो बात कर रहे हैं, सत्तार अजीज साहब से आप जरा पूछिए, आप उनसे जरा पूछिएगा, सत्तार अजीज जी से आप जरा उनसे पूछिएगा कि जब उन्होंने पिछली बार शांति वार्ता की बात की और अनकंडीशनल बातचीत की पेशकश उन्होंने किया था, उसके कुछ दिन बाद उन्होंने पठानकोट क्यों करवा दिया? और आज जब वो फिर दोबारा कह रहे अनकंडीशनल बातचीत की, क्या गारंटी है कि कल को फिर उरी जैसा हादसा पाकिस्तान दोबारा नहीं करवाएगा? आपके पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, आपके मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर और आपके आईएसआई के ऊपर भारत के एस्टेब्लिशमेंट कैसे विश्वास कर ले? क्योंकि आप लोगों ने हमेशा धोखा दिया है, आप लोगों ने हमेशा पीठ पे छोरा भोंका है, आपकी फितरत में है ये। आजादी के बाद से लेकर आज तक आप लोग ये करते आए हैं। जब भारत ने शांति का वार्ता के बारे में पेशकश रखा है और बातचीत करने की कोशिश की है, आप लोगों ने हमेशा उस हाथ को काटने की कोशिश की है। जब बात एकेडमिक लेवल पे हो, जब बात एक एनलाइटेंड आदमी की तरह की जाए, चाहे वो मुखालिफ क्यों ना हो, तो उसका जवाब भी दिया जा सकता है, वो सुनी भी जा सकती है, उसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन एक आदमी जब रेसिज्म की बात करे, वाह अगर करे तो आपकी वाह करे तो वो एकेडमिक लगता है। आपकी सच्चाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, आपकी पोल पट्टी सबके सामने अगर रख दे तो वो एकेडमिक नजर नहीं आता है, क्योंकि आपके हित में नहीं है वो बात, इसलिए आपको एकेडमिक नजर नहीं आता है वो बात, क्योंकि आपके हित में नहीं है। आपकी जो पोल पट्टी है, आपकी जो गंदगी है लोगों के सामने आ रहा है, इसलिए एकेडमिक नहीं है वो। सच्चाई का सामना नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना डरपोक मुल्क है। मिस्टर दत्ता, इसलिए सच्चाई का नुसरत सामना अमीन नहीं बहुत कर सारी सकते। चीजों को तो आपकी एक्सेप्ट फितरत करते हैं में, ना वहाँ आपके रहते हुए इतिहास भी, में पीठ पीछे छोरे भोंकने का। बहुत सारी सच्चाइयों को तो मानते हैं ना मिस्टर दत्ता। नुसरत अमीन बहुत सारी चीजों को बहुत सच और बहुत साफ गोई के साथ रखते हैं टीवी पर। सच्चाई है, उस सच्चाई को बहुत ही जटिलता से और बहुत ही कनिंग वे में वो उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों के और मुसलमानों का खून ऐसा है, इनके ब्लड में है, ये फितरत है, तो फिर ऐसे आदमी से बात करना मेरे ख्याल है इंसानियत की तौहीन है, इंसानियत के मुंह पे तमाचा है। बात की जा सकती है राकेश कपूर साहब जैसे लोगों से जो इंतहाई रेडिकली पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन एकेडमिक लेवल पे, क्योंकि आप लोग ब्लडशेड करवाते हैं, ब्लडशेड जो लोग करवाते हैं वो तो इंसानियत है, जो ब्लडशेड करवाते हैं वो इंसानियत है, पर ब्लडशेड की निंदा अगर करे तो वो तौहीन है। यही आप कहना चाहते हैं ना? रक्तपात आपकी मुल्क करवाता है वो तो इंसानियत है, पर रक्तपात की बहिष्कार अगर करे, उसके बारे में अगर लोगों को बताए तो वो इंसानियत नहीं है। ठीक है, यही तो आप लोगों की फितरत है और इसीलिए आप लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। नुसरत अमीन जी, अब मैं आपका जवाब ले लूं। जिस तरह से तमाम परिस्थितियां नजर आ रही हैं, यहाँ पर्सनल नहीं होते हैं, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली ट्रीटी की, हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कदम भारत की तरफ से उठाए जाने चाहिए। जी शशि, आई एम सॉरी, अगर एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी नेशन जी कोई ये कहेगा कि इनकी फितरत में ये चीज है, इनके ब्लड में ये चीज है, अगर बहैसियत मुस्लिम या बहैसियत हिंदू या बहैसियत क्रिश्चियन कोई आदमी ये कहेगा दुनिया में कि इनकी ब्लड में ये चीज है, क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, या मुसलमान ऐसे होते हैं, या इंडियन, और तो मैं उससे बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन नुसरत अमीन, चाहे वो इंडियन, अगर वो ये तमाम जो हमारा इतिहास, मैं समझ गई नुसरत अमीन आपकी बात को, नाम लेके डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला विवाद मैंने उठाया ही नहीं, ना ही मैंने हिंदू मुस्लिम का मैंने बात किया है, ना ही मैंने क्रिश्चियन का बात किया है। मिस्टर दत्ता, एक सेकंड, नुसरत अमीन, यहाँ पर बात यह है जो अगर आप पाकिस्तान के इतिहास को उठाकर देखें, पाकिस्तान की अगर तमाम गतिविधियों को देखें, जो हम लगातार कह रहे हैं कि अच्छी बातचीत के बाद किस तरीके से आतंकवादी हमले होते हैं, हमने ये सब देखा है, बार बार झेला है। इतना तो मानना पड़ेगा ना कि समझ में ही नहीं आता, एक तरफ सरकार
सरकार से बातचीत होती है और पीछे से युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ सरकार से बातचीत होती है, पीछे से आतंकवादी हमले शुरू हो जाते हैं। पीछे से नहीं होता। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो फाइंडिंग्स मतलब हैं, आप कह रहे हैं कि आप ऐसे भेजते रहेंगे और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ज्यादा सतर्क और ज्यादा चौकन्ना बनाएं, जिससे कि रोका जा सके तमाम चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा, आप मुझे मेरा जुमला मुकम्मल होने देती तो आपको ये तकलीफ ना होती, ये गलत इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पठानकोट के ऊपर जो फाइंडिंग्स दी हैं वो एक नजर देख लें आप, वो किस तरह हुआ है, किसने किया है। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था ना, पेपर तो पढ़ लेना नुसरत अमीन, आपको याद है कि हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हमला हो सकता है, कहाँ हो सकता है, दूसरी तरफ आतंकवादी भी ट्रेन करके भेज दिए, फिर कहा कि हमने तो आपको पहले ही जानकारी दी थी कि आपके यहाँ हमला हो सकता है, पूरे देश में कहाँ होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, आज हम इंडस वैली ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं नुसरत अमीन। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर देखें, हाँ, बहुत सारे हकायक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, इंटेंगल्ड हुए हैं। ये आतंकवाद का मसला बड़ा पेचीदा है, ठीक है। इसमें देखिए, ये बात तो मैं मानता हूं कि सोवियत यूनियन के दौर में, यानी कोल्ड वॉर के दौर में, जो पाकिस्तान का गलत डिसीजन था अमेरिका का साथ देने का और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने का अफगानिस्तान में, कई सारी चीजें उसकी वजह बहुत से ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह से एक खास फैक्टर डेवलप हुआ पाकिस्तान में, जिसको कोई मुजाहिदीन कहता था और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिए हुए थे। बात यह है कि वो फैक्टर एक बलून की तरह जब फूला है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाला जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी पाकिस्तान की, वो उस तरीके से इफेक्टिवली उसको कंट्रोल नहीं कर पाई है। मेरी बात सुन लें, और उसका खमियाजा सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने भुगता है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी, क्या आपको लगता है कि सही राह पर है? उरी हमले के बाद जब एक भारतीय जर्नलिस्ट ने सवाल पूछना चाहा नवाज शरीफ से, तो अफसोस के 2 शब्द उन्होंने नहीं कहे। देखिए, नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत सारे इंटरनल मसाइल में भी फंसे हुए हैं। इमरान खान ने तो कोई बात नहीं हुई, पीके सहगल साहब, ठीक है, तो कैपेबिलिटी का मसला है ना। हो सकता है नवाज शरीफ इतने कैपेबल ना हो कि इस चीज को टैकल कर सकें, वो इंटरनल प्रेशर के आगे जो है वो बेअसाब हुए हैं। देखिए, आपने माना है इस बात को, पीके सहगल जी। नवाज शरीफ का क्यों? देखिए, मेरी बात सुन ले, मेरी बात ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर ले, मेरे पास समय की कमी है, मैं शो को वाइंड अप। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर का जो एरिया है जी, वो यूज हो रहा है। वो हो सकता है कि कोई आतंकवाद उस एरिया के जरिए घुसता हो और आप समझते हो कि जी ये पाकिस्तान के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। कश्मीर में है या नहीं है? कश्मीर में क्या मिलिटेंट्स नहीं है? आप नहीं मानते इस बात, तो फिर फायरिंग क्यों कर रहे हैं अगर मिलिटेंट्स नहीं है? सच में फिर अब डाइवर्ट हो जाएगा, फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी इस पे अगर हम चले गए तो। पीके सहगल जी, और आपका लास्ट कमेंट मैं लूंगी। नुसरत अमीन, बहुत लंबा चला जाएगा अगर इस बहस में हम चले गए तो, बहुत छोटे से कमेंट चाहूंगी। जी विल गेट बैक टू कि जो हिंदुस्तान ने 1996 से आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया है, जो आपने हमें नहीं दिया, आज के माहौल में हिंदुस्तान को इसको रद्द कर देना चाहिए या इसमें बहुत बड़े पैमाने पर रिड्यूस करना चाहिए। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का बातचीत है, देखें ये जो मोस्ट फेवरेट नेशन का जो एक इशू है, देखें ये सारे इस पॉलिटिकल सिनेरियो से बिल्कुल हटके ये एक ट्रेड टर्म है, ये म्यूचुअल ट्रेड टर्म है दो नेशंस के दरमियान। आश्वासन के बाद कहां भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दिया गया? नुसरत अमीन, मैं दूसरा शो रखूंगी, फिर से मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। जो कश्मीर के बारे में आपने बात कही उस पर भी एक लंबी बहस हो सकती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में आने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं जो लगाई जा रही है भारत की तरफ से कि कुछ बड़ा और ठोस कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा, जिसका वाकई में पाकिस्तान पर असर नजर आएगा और पाकिस्तान के रुख में बदलाव अपने आप होने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय हिंद। उसको ढूंढो, पकड़ो, पीटो, गलती किसने की? पानी मिले ना मारो ऐसी जगह, हर जगह पानी मिले ना